हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं डीएलवी न्यूज। हम बात करेंगे देश दुनिया की तमाम 25 काम की और महत्वपूर्ण बड़ी खबरों के बारे में। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। कमेंट में ये भी बताएं ये वीडियो आप किस शहर राज्य से देख रहे हैं, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि सही समय पर सही खबरें आपके पास सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए नजर डालते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों पर। देखिए, पहली सबसे बड़ी खबर, बिहार में मद्य निषेध उत्पाद और निबंधन विभाग ने राजस्व हानि रोकने के लिए जमीन रजिस्ट्री नियमों में बदलाव किया। अब जमीन का भौतिक सत्यापन भौगोलिक सूचना प्रणाली तकनीक से होगा। सचिव अजय यादव ने बताया कि गलत जानकारी से राजस्व का नुकसान होता है। निबंधन अधिकारी समय निरीक्षण करेंगे और लंबित मामलों का शीघ्र निपटारा किया जाएगा। ऑनलाइन नॉन इनकम्बर सर्टिफिकेट भी जारी होंगे। वहीं अगली बड़ी खबर देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को 18वें रोजगार मेले में विभिन्न सरकारी विभागों और संगठनों में नव युवाओं को 61,000 से अधिक नियुक्ति पत्र वितरित किया। प्रधानमंत्री कार्यालय ने कहा कि रोजगार सृजन को सर्वोच्च प्राथमिकता देने प्रधानमंत्री की प्रतिबद्धता के अनुरूप रोजगार मेला इस दृष्टिकोण को साकार रूप देने के उद्देश्य से शुरू की गई महत्वपूर्ण पहल है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए, अब रेहड़ी पटरी वालों को पीएम स्वनिधि क्रेडिट कार्ड मिलेगा। पीएम मोदी बोले, जिनके पास कोई गारंटी नहीं है सरकार खुद उनकी गारंटर बनेगी। दरअसल रेहड़ी पटरी वालों को आसानी से बैंक ऋण उपलब्ध कराने वाली स्वनिधि योजना के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अब केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम से उनके लिए पीएम स्वनिधि क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया। इस कार्ड से सड़क किनारे छोटा मोटा कारोबार करने वाले लाखों लोगों को सीधा फायदा मिलेगा। वहीं दोस्तों देखिए, भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस का यह बयान भगवान राम के प्रति अपमानजनक रवैया है। यह तमिलनाडु सरकार की संकल्पना के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को भी दर्शाता है, जो सनातन धर्म को समाप्त करने का इरादा रखते हैं। इसके अलावा उन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू पर भी नेताजी सुभाष चंद्र बोस को अपमानित करने का भी आरोप लगाया। वहीं देखिए, तमिलनाडु विधानसभा ने केंद्र सरकार से मनरेगा योजना जारी रखने का आग्रह करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया। मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने नई ग्रामीण रोजगार योजना वीबीजी रामजी का विरोध किया। उन्होंने कहा कि यह योजना ग्रामीण आजीविका, राज्यों की वित्तीय संरचना और स्थानीय निकायों की आत्मनिर्भरता को कमजोर करती है। भाजपा ने इस पर डीएमके और कांग्रेस की आलोचना करते हुए राज्य विधानसभा के ऐसे प्रस्तावों की संवैधानिकता पर भी सवाल उठाए। इसी के साथ अगली खबर देखिए, आंध्र प्रदेश सरकार 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर प्रतिबंध या रोक लगाने पर विचार कर रही है। गृह मंत्री वांगला पुंडी अनिता ने बताया कि इस संबंध में एक समिति 1 महीने में अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। आईटी मंत्री नारा लोकेश की अध्यक्षता वाली यह समिति विभिन्न राज्यों और देशों के मॉडल का अध्ययन करेगी। इसका उद्देश्य सोशल मीडिया के दुरुपयोग को नियंत्रित करना और आयु सत्यापन को अनिवार्य करना होगा। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, उत्तर प्रदेश दिवस 2026 का 3 दिवसीय उत्सव 24-26 जनवरी को विकसित भारत विकसित उत्तर प्रदेश थीम पर मनाया जाएगा। गृह मंत्री अमित शाह लखनऊ में इसका उद्घाटन करेंगे। इस जनोत्सव में एक जनपद एक व्यंजन योजना लॉन्च हो सकती है। साथ ही ओडीओपी उत्पादों और जीआई टैग वाली वस्तुओं की प्रदर्शनी लगेगी। यह आयोजन प्रदेश की संस्कृति, संवाद और विकास यात्रा को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सत्र पर प्रदर्शित करेगा, जिसमें जन भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी। वहीं दोस्तों देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मुजफ्फरपुर में 851 करोड़ की 172 परियोजनाओं का उद्घाटन व शिलान्यास किया। उन्होंने समृद्धि यात्रा के दौरान घोषणा की कि 7 निश्चय 3 के तहत अगले 5 वर्षों में बिहार के लोगों की आय 2 गुनी की जाएगी। इसमें युवाओं को 1 करोड़ रोजगार, महिलाओं को सहायता, स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि और औद्योगिक विकास पर जोर दिया जाएगा, जिससे राज्य का समग्र विकास सुनिश्चित हो सकेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए, चावल की कालाबाजारी रोकने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने राशन वितरण का मानक बदला। अब आगरा और अलीगढ़ मंडल में प्रति यूनिट 3 किलो गेहूं और 2 किलो चावल मिलेगा। अंत्योदय कार्ड धारकों को भी 21 किलो गेहूं और 14 किलो चावल दिया जाएगा। यह नई व्यवस्था फरवरी से लागू हो सकती है, जिससे क्षेत्र की खपत के अनुसार खाद्यान्न वितरण सुनिश्चित होगा। वहीं दोस्तों देखिए, पंजाब में मुख्यमंत्री सेहत योजना के पंजीकरण शुरू हो चुका है, जिससे 3 करोड़ लोगों को लाभ मिलेगा। पंजीकरण के लिए परिवार के कम से कम 2 सदस्यों को एक साथ जाना होगा। योजना में 2300 से अधिक उपचार पैकेज शामिल है, जो पिछली योजना से कहीं अधिक होगा। आयुष्मान भारत लाभार्थियों को 5 लाख का अतिरिक्त टॉपअप मिलेगा। सरकारी कर्मचारी भी इसके पात्र होंगे।
वहीं अगली बड़ी खबर देखिए, सरकार खाद बिक्री को व्यवस्थित करने के लिए डिजिटल फार्मर आईडी का उपयोग करने की योजना बना रही है। यह आईडी पीएम किसान योजना के लिए भी इस्तेमाल होती है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सब्सिडी का लाभ सही किसानों तक पहुंचे। पायलट प्रोजेक्ट के तहत यूरिया बिक्री को एग्रीस्टेक से जोड़ा जाएगा। 7.5 करोड़ से अधिक किसान आईडी बन चुकी है, जिससे खेती में पारदर्शिता आएगी। चलिए अगली खबर देखिए, देहरादून में आज से सीएनजी 9 रुपये प्रति किलोग्राम सस्ती मिलेगी। अब यह 89.50 रुपये में उपलब्ध होगी। यह कमी राज्य सरकार द्वारा वेट दर 20% से घटाकर 5% करने के कारण हुई। गेल गैस इंडिया लिमिटेड उपभोक्ताओं को यह लाभ दे रहा है, जिससे उन्हें काफी फायदा होगा। कंपनी देहरादून में सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क भी तैयार कर रही है। वहीं दोस्तों देखिए, हरियाणा की सरकारी अस्पतालों को अगले महीने 600 नए युवा डॉक्टर मिलेंगे। 2020-21 बैच के एमबीबीएस छात्र अपनी अनिवार्य बॉन्ड सेवा शुरू करने को तैयार है। स्वास्थ्य विभाग इनकी तैनाती की प्रक्रिया में लगातार काम कर रहा है, जो जूनियर रेजिडेंट, ट्यूटर या डेमोस्ट्रेटर के रूप में हो सकती है। छात्रों के पास सरकारी सेवा या 30 लाख रुपए का बॉन्ड चुकाने का विकल्प है। इन्हें 75,000 रुपये वेतन मिलेगा। इसी के साथ अगली खबर देखिए, गुरदासपुर और पठानकोट के स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी के बाद अब मुख्यमंत्री भगवंत मान को भी जान से मारने की धमकी मिली। ईमेल में कहा गया कि मुख्यमंत्री हमारे निशाने पर है। पुलिस ने स्कूलों को खाली करवाकर जांच शुरू कर दी है, लेकिन कुछ संदिग्ध नहीं मिला। साइबर क्राइम टीम ईमेल के आईपी एड्रेस को ट्रैक करने में काम कर रही है। पहले भी ऐसी धमकियां मिली है, लेकिन मुख्यमंत्री को पहली बार निशाना बनाया गया। वहीं अगली बड़ी खबर देखिए, वाराणसी में पंचायत मतदाता सूची का आलेख प्रकाशन हो चुका है, जिसमें 6.5 लाख से अधिक संभावित डुप्लीकेट वोटर पाए गए। जनता 20 फरवरी तक सूची पर दावा आपत्ति दर्ज करा सकती है। अंतिम सूची 28 मार्च को प्रकाशित की जाएगी। जिले में कुल 17.5 लाख मतदाता है, जो पिछली बार से कुछ कम है। पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए सत्यापन जारी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए, उत्तर प्रदेश की मूल्य परामर्शदात्री समिति ने खरीफ सत्र 2026-27 के लिए 10 प्रमुख फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी में 5 से 10% तक की बढ़ोतरी की सिफारिश की। कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही की अध्यक्षता में हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया। प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा गया ताकि किसानों को उनकी उपज का लाभकारी मूल्य मिल सके। उर्वरक आपूर्ति में कमी करने वाली कंपनियों पर एफआईआर के निर्देश भी जारी किए गए हैं। वहीं दोस्तों देखिए, भारतीय रेलवे ने अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनों के नियमों में बदलाव किया। जनवरी 2026 से इन ट्रेनों में आरएसी टिकट मान्य नहीं होगा, जिससे यात्रियों को पूरी सीट मिलेगी। कुल 12 अमृत भारत ट्रेनों में यह नियम लागू होगा। किराए में भी बदलाव किया गया। स्लीपर क्लास के लिए न्यूनतम 200 किमी और सेकंड क्लास के लिए 50 किमी का किराया लगेगा। वहीं अगली खबर देखिए, स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने जहानाबाद में घोषणा की, बिहार में अगले 3 वर्षों में 42 नए मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे। उन्होंने केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा गुणवत्तापूर्वक चिकित्सा सुविधाओं को हर व्यक्ति तक पहुंचाने के प्रयासों पर जोर दिया। मंत्री ने प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में चिकित्सा क्षेत्र में हो रहे कार्यों की सराहना भी की। कोरमा मेडिकल कॉलेज में आयुष्मान योजना के तहत मुफ्त इलाज भी जल्द शुरू होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए, चुनाव आयोग ने वोटर लिस्ट की शुद्धता से समझौता करने वाले बूथ लेवल अधिकारियों के खिलाफ सख्त कदम उठाने का फैसला किया। आयोग ने साफ किया है कि अगर कोई बीएलओ जानबूझकर निर्देशों का पालन नहीं करता या लापरवाही करता है तो उसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। वहीं दोस्तों देखिए, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक अहम फैसला सुनाते हुए कहा कि पति की पत्नी की करतूत से उसका पति कमाने में अक्षम हो जाता है, तो ऐसे हालात में वह उससे गुजारा भत्ते का दावा नहीं कर सकती। ऐसा माना जाता है कि पत्नी से अलग होने के बाद पति को गुजारा भत्ता देना ही होगा। अदालतें भी ऐसे मामलों में पत्नी के प्रति नरम रुख अपनाती है, लेकिन इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक मामले में अहम फैसला सुनाते हुए अदालत ने फैसले में कहा कि यदि पत्नी की करतूत या कार्यों से उसका पति कमाने में अक्षम हो जाता है तो ऐसी स्थिति में वह उससे गुजारा भत्ते का दावा नहीं कर सकती। न्यायमूर्ति लक्ष्मीकांत शुक्ला ने इस टिप्पणी के साथ विनीता नाम की एक महिला की याचिका खारिज कर दी, जिससे अपने पति से गुजारा भत्ता दिए जाने की मांग की थी। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, अमेरिका भारत पर रूस से तेल खरीदने के कारण लगाए गए 25% टैरिफ को हटाने पर विचार कर रहा है। अमेरिकी ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट ने दावा किया कि भारत ने रूसी कच्चे तेल की खरीद काफी कम कर दी है, जिससे अमेरिकी टैरिफ हटने की संभावना बढ़ चुकी है।